आज मैं एक और नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि पोर्टुगीज के डिक्लाइन को लेके। अभी तक के हमने आज तक के जितने भी टॉपिक डिस्कस किए इन सब पे हमने बात कर ली थी। पोर्टुगीज किस तरीके से भारत में आए और किस तरीके से वास्को डी गामा ने पहले नींव रखी, उसके बाद में एक और पर्सन आए जो करबल करके एक पर्सन थे, वो भारत में उन्होंने किस तरीके से कालीकट से शुरुआत की, कोची से स्टार्टिंग की फैक्ट्री वगैरह लगाने की। इसके बाद में आलबुर्के की बड़ी प्रोमिनेंट पॉलिसीज रही। उसके बाद जो नीनो दो कुइया की पॉलिसीज रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुजरात में शुरुआत में इनको बड़ी बहुत बड़े लेवल पे विजेता प्राप्त हुई। लेकिन बाद में पोर्टुगीज ने कुछ बड़ी गलतियां की 1632 में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। उन्होंने किडनैप कर लिया था कई सारे स्लेव्स को, और मोस्ट ऑफ द जो स्लेव्स थे वो मुगल स्लेव्स थे। और मुगल स्लेव में भी ज्यादातर स्लेव जो थे शाहजहां के जो फेवरेट रानी थी मुमताज, उनकी दो खास जो दासियां थी, उनको भी इन्होंने किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से मुगल सम्राट इससे बड़े हताश हुए। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, ये कहीं ना कहीं मक्का मदीना में जाने वाले यात्रियों को परेशान करने लगे। हालांकि इन्होंने अपने 3 पोर्ट इंपॉर्टेंट बनाए थे, सतगांव, हुगली और जो चटगांव पोर्ट की शुरुआत की थी। बाद में तीनों ही पोर्ट से इनको वहां से भगा दिया गया मुगल सम्राट के द्वारा। तो 1632 के बाद से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था पोर्टुगीज का। और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रीजंस रहे थे डिक्लाइन के, तो उनके बारे में आज हम सबके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर हम लास्ट में जरूर बात करेंगे इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस रही और क्या आज ही पोर्टुगीज के ऐसे इंपैक्ट है जो कि हम अपने इंडियन कल्चर में देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं डिक्लाइन के साथ में फ्रेंड्स। डिक्लाइन इनका सबसे इंपॉर्टेंट था कि राइज ऑफ अरब इन इजिप्ट, पर्सिया एंड नॉर्थ इंडिया। जो अरब से जिनके गिरने की वजह से कहीं ना कहीं पोर्टुगीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था, अब उन्हीं के उठने की वजह से इनका जो डिक्लाइन था वो होना मतलब इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था पोर्टुगीज का। अरब्स की पावर इजिप्ट में और पर्सिया में दोबारा बढ़ने लगी थी। जो इनके पास में एरिया था रेड सी का, मेडिटेरियन सी का एरिया था, और जो टर्की के आसपास का अंपायर यानी कि जो ब्लैक सी के एरिया को इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पास में किसी तरीके से यूज करने की कोशिश की थी। जो इंडियन ओशन का अगर मैं बात करूं तो जो एरिया था नॉर्थ अफ्रीका के पास में, जो पैसिफिक का एरिया, अटलांटिक का एरिया, ये सभी एरिया धीरे धीरे करके इनके हाथों से जा रहा था। टर्किश के हाथों से टर्किश के हाथों से पोर्टुगीज के हाथों से धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा था, जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट रीजन है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इनका जो दबदबा था वो खत्म होने लगा, जिसकी वजह से इंडिया पे भी उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिला। और इंडिया पे जो नॉर्थ इंडिया था, इस पे कभी वो अपना पूरी तरह से कब्जा ही नहीं बना पाए। नॉर्थ इंडिया पे मुगल साम्राज्य जब से आया तो कुछ खास उस पर नहीं कर पाए। बाद में साउथ में, अगर मैं मिडिल इंडिया या साउथ की बात करूं, तो उसमें मराठास का जबरदस्त इन्फ्लुएंस देखा गया, और मराठा के इन्फ्लुएंस की वजह से ही मराठा ने इनको भगा दिया। सेटलमेंट यानी मुंबई की जो पूरी जगह है, मुंबई और गोवा का जो इन्होंने एरिया अपने पास में रखा होता, ट्रीटी ऑफ बेसाइल हुई थी, जिसमें कि इनको मुंबई का ये कुछ एरिया दे दिया गया था, वसई का एरिया दे दिया गया था, नाला सोपारा का एरिया फ्री में दे दिया गया था। उन सभी एरिया से मराठास ने इनको खाली करा दिया, वहां से निकाल दिया मराठास ने। अब इनके पास में लगभग ना के बराबर इंडिया में एरिया बचा था। तो मराठास की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, मराठा की इंपॉर्टेंट वॉर की वजह से भी इनको अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ा। इसके अलावा डिक्लाइन का रीजन था जो ब्राजील थी उसकी खोज हो गई थी। अब इस तरफ में जो दूसरी तरफ में अगर मैं बात करूं, जहां पे स्पेन के नाविक गए थे, वहां पे उन लोगों ने ब्राजील की खोज कर ली थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिला की वजह से पुर्तगाली जो इस तरफ में आए थे, पूरे कंट्री के पुर्तगाली आए थे ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड पे स्पेनिश गए थे। स्पेनिश ने इसकी खोज कर ली थी ब्राजील की अप्रैल में, 22 अप्रैल वैसे 1500 में इसकी खोज कर ली थी। और यहाँ पे जो सबसे पहले पोर्टुगीज गए थे उनका नाम करबल ही है। करबल बाद में भारत में आए, इन्होंने कोचिन में जो है फैक्ट्री भी लगाई, कालीकट में फैक्ट्री लगाई, जिसको बाद में विरोध भी किया था वहां के राजा किंग जमूरे ने, जिसकी वजह से वहां पे सबसे पहले लड़ाई भी हुई थी। जब वहां पे खोज कर ली गई, ब्राजील की एक द्वीप की खोज कर ली गई, वहां पे भी पता चला कि इस तरह की क्रॉप्स वगैरह का यूटिलाइजेशन हो सकता, और इंडिया से ज्यादा बड़ा साइज में कंट्री है ब्राजील। तो धीरे धीरे करके जो इंटरेस्ट है इनका वो शिफ्ट होने लगा, ब्राजील की तरफ इंटरेस्ट शिफ्ट होने लगा। तो गोवा से अगर इनको जाना ही पड़ा तो इनको कुछ खास, इनको इस बात का अफसोस तो था ही, डेफिनेट सी बात है, लेकिन वो सारा लॉस रिकवर करने के लिए ब्राजील के स्क्रैम्बल फॉर ब्राजील होने लगी। ब्राजील की दौड़ में कहीं ना कहीं ये लग गए थे, जिसकी वजह से भी इनका जो भारत से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, इनकी जो पॉपुलेशन थी बड़ी लिमिटेड थी। पुर्तगीज काउंट्स में बहुत ज्यादा नहीं थे, इनके पास में एरिया जो इन्होंने एक्वायर किया था वो काफी ज्यादा था,
क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी, एरिया ज्यादा नहीं था, इसकी वजह से पुर्तगालीज अपने पूरे एरिया को ढंग से एम्पायर को कभी भी संभाल नहीं पाए एक संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। इसीलिए पुर्तगालीज के में ही कई सारे ऐसे लोग, इंडिविजुअल ऐसे हो गए थे, दे स्टार्टेड डूइंग द पायरेसी। उन्होंने पायरेसी, पायरेट का काम करना स्टार्ट कर दिया, लूट मार स्टार्ट कर दी, अंग्रेजी जहाजों को लूटना स्टार्ट कर दिया, वहां के लोकलर्स को लूटना स्टार्ट कर दिया, मुगल्स को लूटना स्टार्ट कर दिया। तो पायरेसी इनकी हो गई, इनसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम हुआ नहीं, इनसे पायरेसी होने लगी, जिसकी वजह से पुर्तगालीज चाहते हुए नहीं चाहते हुए, बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ हैंड्स and limited number of mind weren't able to cover the a mass area of land। छोटा दिमाग, छोटे हाथ पैर, जब पूरी जमीन को वो नहीं कवर कर पाई, ये भी डिक्लाइन का बहुत बड़ा रीजन रहा। इनके पास में कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पॉलिसी लैंड के ऊपर में नहीं थी कि ये लैंड का इतना बड़ा मास कवर कर पाए, और पॉपुलेशन एक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा, दे वर वेरी ऑटोक्रेटेड, दैट लीड्स टू द डिसीडेंट ऑफ द Portuguese। They were very autocrated. They never accepted any direct policy of any local kingdom. They always tried to mold the policy. They never accepted either my way or highway। या तो मैं मान, ये जो मैं बोलूं वो होगा, नहीं तो इसके बीच में हमारे बीच में टसल होगी, लड़ाई होगी। कि इन्होंने कभी भी किसी की बात नहीं मानी, ऑलवेज हैविंग ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, हमेशा एक तानाशाही, एक ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ इनका बिहेवियर रहा। लोकलर्स के साथ में, मुगल्स के साथ में, मराठास के साथ में, या फिर मैं बात करूं इनिशियली 1608 में जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके साथ में, rather than making a good trade business with the Britishers, they starting to having conflict with them। उनसे लड़ाई करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। ये चाहते तो मुगल्स के साथ मिलके, मराठास के साथ मिलके अपना ट्रेड, बिजनेस, रिलीजन को भी फैला सकते थे, लेकिन ऐसा वो कुछ खास नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ मेनी पोर्टुगीज। और सबसे भयंकर ऑटोक्रेटिक अगर बिहेवियर देखा गया, दैट वाज सीन इन द एरा ऑफ दिस द क्यूया का बिहेवियर बहुत ऑटोक्रेटिक देखा गया। उससे पहले जो अल्फेंसो अलबुर्की है तो उनका बड़ा ऑटोक्रेटिक बिहेवियर देखा गया। फ्रांसिस्को अल्मीडा वाज वेरी ऑटोक्रेटिक। ये जितने भी हमारे यहाँ पे वाइसरायज आए थे, दे वर वेरी काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक। बिकॉज ऑफ देयर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, ड्रामेटिकली दे हैव टू वेंट बैक टू इंडिया। वहां से इनको मतलब कहीं ना कहीं इनकी सत्ता खत्म होती चलेगी बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर। दूसरी, दे वर वेरी इंटॉलरेंट इन द रिलीजन। इससे पहले हमने रिलीजियस पॉलिसीज की बात की, दे वर वेरी इंटॉलरेंट। वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात सुनते थे। हिंदुइज्म को लेके इनिशियली सॉफ्ट थे, लेकिन बाद में हिंदुइज्म के में भी इन्होंने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। और इस्लाम के तो स्टार्टिंग से इंटॉलरेंट थे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं इस्लाम को के मोस्ट ऑफ द किंग्स को अपने साथ में कन्वर्ट कर लेंगे, बट दे वर रिमेन द एम्प्टी हैंड। कुछ नहीं हुआ, कोई कहीं दाल नहीं गली और उनको खाली हाथ रहना पड़ा। और रिलीजन इंटॉलरेंस पॉलिसी की वजह से 1632 में, 1632 में जो वहां के जो इंपरर थे, मुगल्स इंपरर थे शाहजहां, इन्होंने उनके ऊपर में अटैक भी किया, और जिसकी वजह से इनको कई सारे पोर्ट्स जो थे हमारे ईस्ट के, इंडिया के, वो खाली करके जाने पड़े बिकॉज ऑफ इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। दे आल्सो डिक्लाइंड देयर होल किंगडम इन इंडिया। कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड एंड हॉलैंड। और इस तरफ तो इंडिया में, ईस्ट में ये सब चीजें चल रही थी। अगर वेस्ट की बात करूं, स्पेन और पुर्तगाल की दोनों की लड़ाई हो गई थी। दिस वाज द टाइम ऑफ 1580, और ये लगभग 1607 तक ये लड़ाई चली। दे वर हैविंग अ स्क्रीम्स fought between England and Dutch, Holland, Netherlands, Dutch, all three are the same nation. First of all, make it very clear. And number of times students got confused, but they tried to see where is the Dutch on the location, but they never found it. They tried to say where is Holland, they never found it. So current name of Holland is the Netherlands, and the Orange people, and the Orange community is also named as the this Holland people. Earlier it was the Holland. हॉलैंड जो कि दो इंपॉर्टेंट वहां पे ट्राइब्स है, और जो नीदरलैंड्स की 12 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, तो कलेक्टिवली उनको नीदरलैंड्स ही बोला जाता है, हॉलैंड नहीं बोला जाता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नीदरलैंड और के साथ में और इंग्लैंड के साथ में इनकी कई सारी वहां पे लड़ाई चलती रही थी। वेस्ट में स्पेन का इन्होंने साथ दिया, स्पेन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे, जिन सभी लड़ाई की वजह से कभी भी अपनी मोनोपोली इंडिया में लंबे समय तक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में, मैं सिर्फ इंडिया की, पूरी इंडिया की भी बात नहीं कर रहा, एक प्रोडक्ट के ऊपर भी अपनी मोनोपोली कभी लंबे समय तक ये नहीं रख पाया। सो ऑल दीज लीड्स द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पुर्तगालीज इंडिया। ये सभी रीजन थे कि पुर्तगालीज को भारत से कहीं ना कहीं अपनी पावर कम करनी पड़ी। लेकिन पावर कम करने के साथ में अगर इन्होंने इतने साल भारत में दिए, 100-150 साल भारत में दिए, तो इनसे कुछ ना कुछ भारत को जरूर सीखने को मिला। और सबसे लास्ट में यानी 1961 से ये भारत में गए। 1961 में एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन नेम वाज द ऑपरेशन विजय। जब ये मतलब लास्ट में 18वीं सदी के लास्ट में धीरे धीरे करके पुर्तगालीज भारत से खत्म हो चुके थे, बट स्टिल दे आर द फ्यू ट्रेडमैन्स, दे वर अवेलेबल इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से भारत में थे। और बाकी सभी पुर्तगालीज
वापिस चले गए थे, इनकी जो रेगुलेटरी पॉलिसीज थी वो चली गई थी, बट कुछ ट्रेडर्स इंडिया में थे। लास्ट में 1961 में सभी ट्रेडर्स को भारत में खत्म कर दिया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑपरेशन विजय, और पूरे पोर्टुगीज चले गए। तो लास्ट तक ये इंडिया में रहे, तो दे क्रिएटेड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन इंडियन आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग। उन सभी पे देख लेते हैं उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस दे हैव गिवन टू अस, दैट वाज इन द आर्म्स। हथियारों के जो दस्तरे में हमारा बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस पुर्तगालीज के द्वारा दिया गया। तो शुरुआत में व्हाट वाज दैट, फर्स्ट आर्मर मैन एंड मैचलॉक मैन गन्स। जो आर्मर मैन गन्स थी, यानी कि ऐसे लोग जो कि आर्मर पहन के लड़ाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर मैं बोलूं बुलेट प्रूफ जैकेट, फिलहाल बुलेट प्रूफ जैकेट है, पहले बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी जो स्टेलेंट की चदरें बनती थी उसको पहन के वो लड़ाई करते थे। ये शुरुआत जो पुर्तगालीज ने की थी। मैचलॉक गन्स की शुरुआत उन्होंने की थी, एक ऐसी बंदूक जिसके बिल्कुल साथ जहां पे ट्रिगर होता है, ट्रिगर के ऊपर में आग जलती रहती। जैसे आप ट्रिगर को पुश करोगे तो ट्रिगर उस आग को डायरेक्ट बुलेट को पीछे से फायर कर देगा। बुलेट फिर उस फायर की वजह से, उस प्रिंसिपल की वजह से फायर होगी। इसको एक बार आप देखना, इसकी फोटो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैचलॉक गन्स की शुरुआत इन्होंने इंडिया में की थी, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इंडिया की आर्मी जो वहां पे उसमें बाद में लोकल किंग की आर्मी थी, उन्होंने भी इनसे काफी कुछ सीखा। इनका नेवल पावर, नेविगेशन बहुत उम्दा था, बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो वाटर टेरिटरी थी उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा। लेटर एन नंबर ऑफ किंग लर्न फ्रॉम देम। इससे पहले जो नेवल पावर इंडिया में सबसे अच्छी थी, दैट वाज ऑफ द चोलास। जो चोला किंगडम थी उनकी बहुत अच्छी नेवल पावर थी। लेटर पुर्तगालीज की रही, बाद में धीरे धीरे लगभग सभी किंगडम्स ने नेवल पावर को अपना ठीक कर लिया। एंड लेटर ब्रिटिश केम टू द पिक्चर। तो फिर कहीं ना कहीं नेविगेशन के साथ में लगभग सभी तरह की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट टू इंडियन की जो उस समय आर्मी थी, और माइकलसन ब्रिटिश आर्मी को इंपैक्ट किया। बट इनिशियली नेवल पावर गिवन बाय द पुर्तगालीज ओनली। अलॉन्ग विद द नेवल पावर दे गिवन द आर्टिलरी ऑफ द स्टिरप। आर्टिलरी ऑफ द स्टिरप का मतलब क्या है, ऐसे इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी, बड़ी बड़ी जो तोपें होंगी उनको भी लड़ाई में शामिल किया जाएगा। बड़ी बड़ी तोपों को शामिल करने की जो पॉलिसी को आर्टिलरी ऑफ स्टिरप बोलते हैं। आर्टिलरी ऑफ स्टिरप में बड़ी बड़ी तोपों को शामिल करने के लिए या तो कुछ इंडिविजुअल्स उसको खींच के लेके आएंगे, या फिर एलिफेंट्स, बड़े बड़े हाथियों के द्वारा उनको खींच के लाया जाएगा। उन तोपों की जो शामिल करने की जंग में, ये भी पुर्तगालीज की देन है, भारत की अगर मैं ब्रिटिश आर्मी या उसके बाद की बात करूं तो। इसके अलावा इनकी सेल्फ एडमेंट पॉलिसीज थी आर्मी को लेके। देवर नेवर अपनी जो आर्मी को कभी जब मन किया उन्होंने बढ़ाया, जब मन किया आर्मी को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। तो जो इस तरह की सेल्फ एडमेंट पॉलिसीज थी, हालांकि दे वर वेरी वेरी नेगेटिव फॉर इंडिया एट दैट टाइम, बट दे वर वेरी क्रूशियल फॉर एनी अदर डायनेस्टी लेटर केम टू इंडिया, से इट्स डच और ब्रिटिशर्स, इनके लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये आर्मी का इस तरह का इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंस पुर्तगालीज का इंडिया में देखा जाता है। इसके अलावा क्रॉप्स की इन्होंने इंट्रोडक्शन की। तंबाकू की खेती भारत में शुरू की, बीच वाली लेटर ऑन स्टॉप्ड बाय द किंग। जो किंग थे उन्होंने उसको रोक दिया था। शाहजहां ने इसकी तंबाकू की जो खेती थी उसको कहीं ना कहीं रोक दिया। लेकिन शुरुआत इन्होंने की, मेज की डिस्कवरी इन्होंने की, चिली, पाइनएप्पल, पपाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इंडिया में, जिसका इंट्रोडक्शन इन्होंने इंडिया में किया। लेटर ऑन नाउ इट बिकम वेरी वेरी फैमिलियर टू अस इंडियंस। हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया इन सब चीजों को पैदा करना। इनिशिएटेड बाय द पुर्तगालीज। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की इन्होंने शुरुआत की थी 1556 में, 1556 में, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इनकी जरूरत सिर्फ एक ही थी, गोवा से इसकी शुरुआत की थी, ताकि ये अपनी बाइबल्स, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए बाइबल्स को छपवा सके। इन्होंने वैसा ही किया। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, बाइबल छपवाई, और वो भी मराठी लैंग्वेज में शुरुआत में बाइबल को छपवाया था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस भी जो हमारी कंट्री में आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, दैट वाज इनिशिएटेड बाय द पुर्तगालीज ओनली, सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं, द स्टाइल ऑफ दिस इबेरियन स्टाइल। इबेरियन एक तरह का स्टाइल होता है, जैसे कि मैं इंडियन स्टाइल बोल लूं या स्कैंडिनेवियन आर द यूरोपियन, जहां पे टेम्परेचर ठंडा रहता है। इबेरियन आर द आइदर पुर्तगालीज और स्पेनिश। मोर ऑफ द पीपल दो स्पीक द स्पेनिश, बोलने वाले लोगों को इबेरियन बोला जाता है। इबेरियन स्टाइल के इन्होंने टेम्पल्स वगैरह इंडिया में बनाने स्टार्ट किए थे। सो व्हाट काइंड ऑफ टेम्पल दे आर क्रिएटिंग? मोस्ट बिल्ट बाय द ब्रिक्स, वुड्स एंड स्टेयर। बहुत सारी सीढ़ियां होती थी, थोड़ा भी चढ़ना उसके लिए भी कई छोटे छोटे स्टेप्स होते थे। इस तरह के इन्होंने बनाने स्टार्ट किए। चर्चेज इंडिया में बनाने स्टार्ट किए। बेस्ट एग्जांपल आर द जो फ्रांसिस चर्च है, या फिर कैथल चर्च है आपका गोवा में। ये दो तीन, ये फ्रांसिस चर्च है आपका कोचीन में है,
और जो कैथल चर्च है गोवा में, इसके अलावा कई सारे चर्च है, अगर आप देखो मुंबई में भी कई सारे चर्च आपको मिल जाएंगे। और इनके इस जो स्टाइल से, इबेरियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग की वजह से आज कहीं ना कहीं हमारे टेम्पल्स में इन्फ्लुएंस होता है। हमारे टेम्पल्स की वैसे बिल्डिंग के 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। द्रविडियन एक इंपॉर्टेंट मेजर है, उसके अंदर में एक मिक्स्ड इंपॉर्टेंट मेजर है, ठीक है, उसके अंदर में, और ये इबेरियन भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो टेम्पल्स की बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आज भी हमारे जो कल्चर को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वी यूज्ड टू सी सच काइंड ऑफ बिल्डिंग एंड वी क्रिएट अ काइंड ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ दैट। उस तरह की चीजें डुप्लीकेट भी इंडिया में होती है अब। एंड सेटलमेंट ऑफ स्टोन बिजनेस, भारत में जो स्टोन बिजनेस होता है, चाहे वो किसी तरह से सुनार, चाहे वो चांदी का काम करता हुआ या लोहे सोने का काम करता है, कई तरह के प्रीशियस स्टोन्स लोग पहनते हैं, मूंगा है, पुखराज है, किसी तरह के पत्थर पहनते हैं। इसकी शुरुआत अगर गोवा गुजरात के एरिया में जो की थी, दैट वाज स्टार्टेड बाय द Portuguese only. So these were the significance that these were the reasons decline of Portuguese in India. Later in the lecture, I will come to you and discuss how Dutch come to the India and how there was a skirmish between Dutch and English के साथ में किस तरह से लड़ाई होगी थी, how and later किस तरह से अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक राज किया, and how we have become the Commonwealth under the English influence. But till then, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट आज के लेक्चर में, do ask me. Thank you so much.